दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन में उसकी माँ ने एक खौफनाक महामारी से बचाने के लिए मौत की दीवार के पीछे छोड़ दिया और वो ही 27 साल बाद उसी नरक से वापस लौटती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक मिशन पूरा करने नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। फिल्म के अंत में जब वो दुनिया के खूंखार आदमखोर कबीले के सामने उनके मरे हुए लीडर का कटा हुआ सिर फेंकती है तो वो सारे जंगली उसके सामने घुटने टेक देते हैं। पर एक फौजी मेजर आखिर खुद आदमखोरों की रानी क्यों बन गई और उसकी उस नकली हाईटेक आंख में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ था जिसने देश के नए प्रधानमंत्री को पल भर में सड़क पर ला दिया। आज सिने चर्चा में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म डूम्सडे की वो कहानी जहां असली विलेन कोई वायरस नहीं बल्कि सरकार का वो गंदा चेहरा है जो लाशों पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता था। वीडियो का एक एक सेकंड आपके होश उड़ा देगा, इसलिए इसे बिल्कुल एंड तक देखना। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत होती है साल 2008 में स्कॉटलैंड के खूबसूरत शहर ग्लासगो की सड़कों पर अचानक एक अजीब सी हलचल मच जाती है। लोग बिना किसी वजह से सड़कों पर गिरने लगते हैं, उनकी आंखों से खून बहने लगता है और जिस्म पर अजीबोगरीब जख्म उभर आते हैं। देखते ही देखते पता चलता है कि यहाँ रीपर वायरस नाम की एक भयानक महामारी फैल चुकी है। यह कोई मामूली फ्लू नहीं था बल्कि साक्षात मौत का दूसरा नाम था। इस वायरस की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ पहले ही एक हफ्ते के अंदर ही हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। अस्पताल लाशों से भर जा रहे हैं, डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं। लंदन में बैठे बड़े बड़े अधिकारी जब इस तबाही को सैटेलाइट पर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर इस वायरस को इसी वक्त नहीं रोका गया तो यह पूरे ब्रिटेन और फिर पूरी दुनिया को चपेट में ले सकती है। ऐसे में सरकार एक फैसला लेती है जो इतिहास में किसी भी देश ने अपनी ही जनता के खिलाफ कभी नहीं लिया। स्कॉटलैंड में तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी आम जनता के सारे अधिकार खत्म और सड़कों पर सिर्फ बंदूक ताने फौजी नजर आने लगते हैं। लेकिन सरकार का असली प्लान इससे भी ज़्यादा अजीब और डरावना होता है। वो तय करते हैं कि पूरे स्कॉटलैंड के चारों तरफ रोमन बॉर्डर के साथ साथ एक विशाल स्टील की दीवार खड़ी कर दी जाए। यह दीवार कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं बल्कि 30 फीट ऊंची फौलाद की एक ऐसी कड़क चट्टान थी जो ब्रिटेन को 2 हिस्सों में बांटने वाली थी। स्कॉटलैंड को पूरी दुनिया से हमेशा के लिए सील करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। समंदर के पानी में चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती ताकि कोई तैर कर भी पार न आ सके और आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, यानी किसी भी विमान को वहां से उड़ने की इजाज़त नहीं थी। दीवार के अंदर का पूरा इलाका एक क्वारंटीन जोन बन जाता है जहां लाखों संक्रमित और बेबस लोगों को बिना किसी दवाई या मदद के सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इस फौलादी दीवार का आखिरी लोहे का गेट बंद होने वाला होता है तो वहां का नज़ारा देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाए। क्वारंटीन जोन के अंदर फंसे हजारों लोग पागलों की तरह उस गेट की तरफ भाग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपने बच्चों को हवा में उठा रहे थे कि किसी तरह उन्हें इस नरक से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दरवाजे पर तैनात फौजियों के दिलों में कोई हमदर्दी नहीं थी। इस भयंकर अफरा तफरी वाले माहौल में सीन शिफ्ट होता है और एक माँ अपनी नन्ही बेटी का हाथ पकड़े गोलियों और लाशों के बीच से रास्ता बनाती हुई सेना के एक आखिरी हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती है। वो वहाँ पर खड़े सेना के मिलिट्री ऑफिसर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए भीख मांगती है, प्लीज़ मेरी भी बात सुनो, मेरी बेटी को वायरस नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, इसे अपने साथ ले जाओ, इसे बचा लो। फौजी उसे बेरहमी से पीछे धकेलता है। वो फिर से ऑफिसर का हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाती है, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को ले जाओ। एक माँ का यह पागलपन देखकर अफसर का थोड़ा दिल पिघलता है और वो बच्ची को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन छोड़ता है वो माँ अपनी रोती हुई बेटी की तरफ एक आखिरी नज़र देखती है और उसके हाथ में एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची थमा देती है। इस पर्ची पर उनके स्कॉटलैंड वाले घर का पुराना पता लिखा हुआ था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक उम्मीद कि शायद किसी दिन यह नफरत की दीवार टूटेगी और वो अपनी बेटी से दोबारा अपने उसी घर में मिल पाएगी।
हेलीकॉप्टर आसमान में गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है वो 30 फीट ऊंची ठंडी दीवार। इस दीवार के अंदर की दुनिया में धीरे धीरे सब कुछ सूखने लगता है। दुकानें लूट ली जाती है। पानी और खाने की पाई पाई के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सड़कों पर सिर्फ आग, खून और सड़ती हुई लाशों का अंबार लग जाता है। कुछ महीनों बाद पूरे स्कॉटलैंड की बिजली हमेशा के लिए गुल हो जाती है। बाहर की दुनिया बहुत आसानी से यह मान लेती है कि दीवार के अंदर मौजूद हर इंसान अब एक कंकाल बन चुका है और स्कॉटलैंड का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाता है। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? चलिए यह जानने के लिए हमारी कहानी सीधे 27 साल आगे जंप लेती है। अब साल आ चुका है 2035। बाहर की दुनिया उस क्वारंटीन जोन के लोगों को पूरी तरह से भूल चुकी है, लेकिन खुद ब्रिटेन के हालत भी अब कुछ खास अच्छे नहीं थे। दुनिया में आए बड़े बदलाव की वजह से वहाँ भी खाने पीने और जरूरी सामान की भारी किल्लत थी। सड़कों पर भूख से बिलखते लोग और बेरोजगारी का आलम था। इसी माहौल में हमारी मुलाकात उस छोटी बच्ची से होती है जो 27 साल पहले उस हेलीकॉप्टर में बैठकर आई थी। उसका नाम होता है ईडन और आज वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्स में एक कड़क और बेहद काबिल मेजर बन चुकी है। ईडन की एक आँख असली नहीं है, बल्कि वो एक हाईटेक आर्टिफिशियल आँख है, क्योंकि बचपन में दीवार के पास हुई उस हिंसा में उसने अपनी असली आँख खो दी थी। ईडन कितनी खतरनाक और बेखौफ सोल्जर है यह हमें तब पता चलता है जब वो अपने सैनिकों के साथ एक पानी के जहाज पर रेड मारती है। वहाँ कुछ लोग गुलामों का अवैध धंधा कर रहे थे। ईडन एक साथी स्लेव ट्रेडर का पीछा करते हुए अंधेरी और सकरी गलियों से होती हुई एक अजीब से ठिकाने पर पहुँचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने ईडन के साथ एक फौजी को बंधक बना रखा है और उसकी गर्दन पर बंदूक तान रखी थी। ईडन बहुत शांत रहकर उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई बेवकूफ़ी न करे, लेकिन घबराहट में उस क्रिमिनल की उंगली ट्रिगर पर दब जाती है और वो ईडन के पार्टनर को गोली मार देता है। अपने साथी को गिरता देख ईडन के चेहरे पर रत्ती भर भी रहम नहीं आता। वो बिना एक सेकेंड गवाए अपने गन लोड करती है और उस स्लेव ट्रेडर के सीने को गोलियों से छलनी कर देती है। इस मिशन के खत्म होने के बाद ईडन अपने हेडक्वार्टर लौटती है और अपने बॉस चीफ नेल्सन से मिलती है। इस वक्त ईडन के हाथ में वही 27 साल पुरानी माँ की दी हुई पर्ची थी, जिसके कोने अब गल चुके थे। ईडन बहुत ही उदास आवाज में नेल्सन से कहती है, चीफ मुझे तो अपनी माँ का चेहरा याद तक नहीं है। इस पर्ची पर जो पता लिखा है वो उसी मौत की दीवार के पीछे है जहाँ जाना कानूनन जुर्म है। अगर मैं वहाँ कभी गई भी तो जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगी। नेल्सन उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है, ईडन उम्मीद मत हारो, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, शायद तुम्हें भी वो रास्ता मिल जाए। ठीक उसी वक्त हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में एक ऐसा अलार्म बजता है जिससे पूरी सरकार के होश उड़ जाते हैं। खबर आती है कि लंदन की झुग्गियों में कुछ लोग ठीक उसी तरह से तड़प कर मर रहे हैं जैसे 27 साल पहले स्कॉटलैंड में मरे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और जिस्म पर वही पुराने रिपर वायरस के गहरे जख्म थे। वायरस वापस आ चुका था और इस बार वो सीधे ब्रिटेन की राजधानी लंदन के दिल पर हमला कर रहा था। प्रधानमंत्री के कमरे पर सन्नाटा पसर जाता है। वो जानते थे कि अगर यह वायरस लंदन की घनी आबादी में फैल गया तो कुछ ही दिनों में लाखों लोग मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर उनका सेक्रेटरी कनारिस आता है, जो कि एक बेहद चालाक और मतलबी इंसान होता है। कनारिस कहता है, सर लॉकडाउन करने से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, लोग भूखे मरेंगे और इससे दंगे होंगे। इससे बेहतर तो है कि इन गरीब और बीमार लोगों को अपने हाल पर मरने दिया जाए ताकि रिसोर्सेज बचे रहे और आप बस किसी तरह खुद को सुरक्षित करने का इंतजाम देखिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं होते। तब कनारिस उनके सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कनारिस उन्हें सैटेलाइट की कुछ लाइव तस्वीरें दिखाता है जो सीधे स्कॉटलैंड के उस बंद क्वारंटीन जोन की होती है। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि दीवार के अंदर कुछ इंसान आराम से घूम रहे हैं, वहाँ बस्तियाँ बसी हुई है। कनारिस कहता है, सर अगर ये लोग बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी दवा के पिछले 27 सालों से उस वायरस के बीच जिंदा बचे हुए हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इन लोगों ने या तो वायरस का तोड़ ढूंढ लिया है
या इनके शरीर में वो ही इलाज मौजूद है। हमें बस उस दीवार के अंदर जाना होगा और उस इलाज को छीन कर लाना होगा। सरकार तुरंत एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट प्लान बनाती है। तय होता है कि स्पेशल टीम उस मौत की दीवार के पार जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त था। अगर 48 घंटे के अंदर वो टीम इलाज लेकर वापस नहीं लौटी तो लंदन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और वहाँ मौजूद हर इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चीफ नेल्सन जानता था कि यह कोई मिशन नहीं बल्कि एक सुसाइड मिशन है और इस मौत के कुएं में कूदने के लिए उन्हें देश के सबसे बेहतरीन और बेखौफ ऑफिसर की ज़रूरत थी। उनकी नज़रें सीधे मेजर ईडन पर जाकर टिक जाती है। क्या ईडन इस मिशन के लिए तैयार होगी और क्या वो उस दीवार के पीछे अपनी माँ को ढूंढ पाएगी या खुद उस वायरस का शिकार बन पाएगी? ईडन को बताया जाता है कि ग्लासगो शहर के ठीक बीचों बीच डॉक्टर मार्कस केन की एक बेहद सीक्रेट लैब है। डॉक्टर केन वही वैज्ञानिक थे जो दीवार बनने से पहले ही इस रिपर वायरस का तोड़ ढूंढ रहे थे। सरकार का मानना था कि केन अभी भी जिंदा है और उनके पास इस महामारी का पक्का इलाज मौजूद है। अब ईडन बिना कोई वक्त गवाए अपनी टीम तैयार करती है, जिसमें सेना के बेहतरीन कमांडो और 2 टॉप साइंटिस्ट शामिल किए जाते हैं। पूरी टीम सेना के एक विशाल फौलादी बख्तरबंद टैंक में सवार होकर उस 30 फीट ऊंची दीवार के मुख्य गेट पर पहुंचती है। वहां चारों तरफ ऑटोमेटिक गन और मिसाइलें तैनात थी। ईडन और उसकी टीम मौत की उस दुनिया में अपना पहला कदम रखती है जिसे पिछले 27 सालों से इंसानों ने नहीं देखा था। सामने का नज़ारा किसी डरावने सपने जैसा था। पूरा ग्लासगो शहर एक कब्रिस्तान में बदल चुका था और सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद फौजियों की सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी इस वीराने में कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। उनका भारी टैंक अचानक सड़क पर घूम रही एक गाय से टकरा जाता है। फौजी घबराकर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक हरी घास पर चरती हुई कई गायें नजर आती है। यह देखकर ईडन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहती है कि अगर यह जानवर यहाँ बिना किसी बीमारी के जिंदा बचे हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ कुछ इंसान भी जिंदा है और यह वायरस हर किसी को नहीं मार रहा है। अब वह एक पुराने अस्पताल की तरफ रुख करती है जहाँ पर डॉक्टर केन रहा करते थे। अस्पताल के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक और अंधेरा था। टीम के दोनों वैज्ञानिक तुरंत डॉक्टर केन की पुरानी फाइलों और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुट जाते हैं। इसी तलाशी के दौरान उन्हें धूल से सनी एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे ही वो उसे टेप पर प्ले करते हैं, अस्पताल के उस सन्नाटे में डॉक्टर केन की कांपती हुई आवाज़ गूंज उठती है। केन उस रिकॉर्डिंग में बता रहे थे कि दीवार बंद होने के ठीक 21 साल बाद इस जोन के अंदर का सारा खाना खत्म हो चुका है। भूखमरी इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे हैं और उनका मांस खा रहे हैं। तभी बाहर बख्तरबंद गाड़ी में बैठे उनके ड्राइवर की नज़र पास ही खड़ी एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। लड़की के फटे हुए कपड़े थे और वो बेहद डरी हुई लग रही थी। ड्राइवर का दिल पिघल जाता है और वो मेजर ईडन के कड़े ऑर्डर्स को भूलकर गाड़ी का भारी दरवाज़ा खोलता है और उस बच्ची को बचाने के लिए बाहर कदम बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होती है। वो लड़की कोई बेबस बच्ची नहीं बल्कि एक बेहद शातिर और आदमखोर गैंग का मोहरा थी। वो पलक झपकते ही एक धारदार चाकू निकालती है और उस फौजी ड्राइवर के गले को बेरहमी से रेत देती है। ड्राइवर के गिरते ही लड़की आसमान की तरफ मुंह करके एक अजीब सी चीख मारती है जो उसके पूरे कबीले के लिए एक इशारा होती है। देखते ही देखते अस्पताल के चारों तरफ से सैकड़ों की तादाद में चीखते चिल्लाते हुए खूंखार लोग बाहर निकल आते हैं। ये वे लोग थे जो पिछले 27 सालों में पूरी तरह से जंगली, साइको और आदमखोर बन चुके थे। उनके चेहरों पर डरावने टैटू बने थे, बदन पर इंसानी हड्डियां लटकी थी और उनकी आंखों में सिर पर खून सवार था। यह आदमखोर ईडन की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर पेट्रोल बम और जलते हुए तीरों से हमला कर देते हैं। अस्पताल के बाहर एक भयंकर और खूनी दंगल शुरू हो जाता है। ईडन चिल्लाकर अपने आदमियों को पीछे हटने और गाड़ियों की तरफ भागने का हुक्म देती है, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि फौजियों की मॉडर्न बंदूकें भी उनके सामने कम पड़ने लगती थी। आदमखोरों का एक ग्रुप उनके बख्तरबंद टैंक के ऊपर कूद जाता है
और उसमें आग लगा देता है। टैंक के अंदर रखे हुए बारूद में एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरी सड़क दहल उठती है। इस भयंकर ब्लास्ट की वजह से ईडन की आधी टीम वहीं जिंदा जलकर राख हो जाती है और बाकी फौजी इधर उधर बिखर जाते हैं। इस भयंकर अफरा तफरी के बीच मेजर ईडन और उसके 2 वैज्ञानिक साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर अंधेरी गलियों की तरफ भागते हैं। लेकिन आदमखोरों का शिकार करने का तरीका बेहद शातिर था। वो ईडन का पीछा नहीं छोड़ते। ईडन अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करती है। एक के बाद एक कई आदमखोरों को मौत के घाट उतारती है, लेकिन आखिर में वो उनकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह से बेबस हो जाती है। आदमखोरों की भारी भीड़ ईडन और उसके एक वैज्ञानिक साथी को जमीन पर पटक देती है और उन्हें भारी जंजीरों में जकड़ लेती है, जबकि उनका दूसरा फौजी साथी और एक साइंटिस्ट अंधेरे का फायदा उठाकर एक टूटी हुई गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। होश आने पर ईडन खुद को एक बेहद गंदी और लोहे के सरियों वाली जेल के अंदर पाती है। यह ग्लासगो शहर के बीचों बीच बना उन आदमखोरों का मुख्य हेडक्वार्टर था। यहाँ हमारी मुलाकात होती है इस पूरी पागल दुनिया के सबसे बड़े विलेन से, जिसका नाम होता है सोल। सोल एक पूरी तरह से सनकी, साइको और खतरनाक आदमी था, जिसका पूरा जिस्म टैटू और अजीब रंगों से रंगा हुआ था। वो ईडन की कोठरी के सामने आता है और अपनी कड़क आवाज में पूछता है, तुम लोग उस दीवार के पार से यहाँ क्यों आए हो? क्यों हमारी इस नरक जैसी जिंदगी में दखल दे रहे हो? सोल को बाहर की दुनिया के लोगों से नफरत थी, क्योंकि 27 साल पहले बाहर के नेताओं ने इन्हें तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। ईडन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि बाहर की दुनिया में वही रिपर वायरस दोबारा लौट आया है और मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर मार्कस केन द्वारा बनाए गए इलाज को लेने आई हूँ। यह सुनते ही सोल पागल प्रेमियों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और वो ईडन के चेहरे के करीब आता है और एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोल कहता है कि वो बुड्ढा मेरा सगा बाप है और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। उसने हमेशा हमसे कहा कि दीवार के बाहर की दुनिया पूरी तरह से मर चुकी है, लेकिन आज तुमने यहाँ आकर मेरे बाप के उस सबसे बड़े झूठ को साबित कर दिया। अपनी इस जीत का जश्न मनाने के लिए सोल अपने पूरे कबीले को एक बहुत बड़े टूटे फूटे कंसर्ट हॉल में इकट्ठा करता है। यहाँ का नज़ारा किसी डरावने सर्कस जैसा होता है। ड्रम बज रहे होते हैं, आग की लपटें उठ रही थी और लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। सोल के इशारों पर ईडन ने उस बंदी बनाए गए वैज्ञानिक साथी को स्टेज पर घसीटते हुए लाता है और ईडन अपनी जेल की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। इससे पहले कि वो फौजी कुछ समझ पाता, आदमखोरों की भीड़ उसके ऊपर बैरल भरकर पेट्रोल उड़ेल देती है और एक जलती हुई मसाल उसकी तरफ फेंक दी जाती है। एक गूंजती हुई चीख के साथ वो वैज्ञानिक पल भर में जिंदा जल जाता है और सबसे घिनौनी बात यह थी कि वो आदमखोर उस जलते हुए इंसान के मांस को पकाकर खाने की तैयारी करने लगते हैं। ईडन समझ जाती है कि अगर वो अगले कुछ मिनटों में यहाँ से नहीं भागी तो अगली सुबह इन आदमखोरों की प्लेट में उसका मांस होगा। वो अपनी पूरी दिमाग की ताकत लगाती है और वो एक अपने संतरी को हुस्न और बातों के जाल में फंसाकर जेल की सलाखों के पास बुलाती है और जैसे ही वो करीब आता है, ईडन उसका गला दबोचकर उसकी चाबियां छीन लेती है और उसे वहीं पर ढेर कर देती है। जेल से बाहर निकलते ही उसे पास की एक अंधेरी कोठरी में एक कैद लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम होता है केली। यह ईडन से रोते हुए कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं डॉक्टर केन की बेटी हूँ और इस साइको सोल की सगी बहन हूँ। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है, मैं जानती हूँ मेरे पिता कहाँ है और वो यहाँ से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराने किले में रहते हैं और मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। ईडन तुरंत केली को आज़ाद करती है और दोनों इस आदमखोरों के गढ़ से बाहर की तरफ भागती है। लेकिन तभी एक मोड़ पर उनके सामने मिलता है वाइपर, सोल का सबसे वफादार, सबसे खतरनाक और तलवारबाजी में माहिर। वाइपर अपनी चमचमाती हुई कटार निकालता है और ईडन पर जानलेवा हमला करता है। क्या मेजर ईडन इस खूंखार फाइटर का मुकाबला कर पाएगी? और यहाँ पर ईडन अपनी पूरी ताकत से एक नुकीला हथियार वाइपर के गले पर मार देती है, जिससे वाइपर तड़पकर वहीं पर ढेर हो जाता है। ईडन और केली बिना एक सेकंड गवाए उस आदमखोरों के अड्डे से बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही वो शहर की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, किस्मत उनका साथ देती है। रास्ते में उन्हें उनके 2 बचे हुए साथी सार्जेंट और नाटन
और दूसरा वैज्ञानिक मिल जाते हैं और अब तक मलबे के पीछे छुपे हुए थे। अब ये चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन पीछे से आदमखोरों की पूरी फौज अपनी मॉडर्न बाइक्स और पुरानी गाड़ियों पर उनका शिकार करने के लिए निकल चुकी थी। पूरी सड़क पर गोलियों की आवाज़ और इंजनों के शोर से दहल उठती है। ईडन और उसकी टीम दौड़ते हुए एक पुराने जंग लग चुके रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां एक बहुत पुराना कोयले वाला इंजन खड़ा था। नाटन तुरंत उस भारी ट्रेन को स्टार्ट करता है और जैसे ही आदमखोरों की भीड़ उन तक पहुंचती है, ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ पड़ती है। वो पागल गैंग चिल्लाता रह जाता है और ईडन की टीम आखिरकार उस खूनी शहर से बाहर निकल जाती है। अब ट्रेन के अंदर सन्नाटा होता है। यहाँ पर खिड़की से बाहर देखते हुए केली बहुत ही भारी मन से ईडन को अपने पिता यानी डॉक्टर मार्कस केन की कहानी सुनाना शुरू करती है। केली बताती है कि मेरा भाई सोल शहर में अपनी आदमखोर हुकूमत चलाता है, लेकिन मेरे पिता ने पहाड़ों और जंगलों के बीच अपनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसा रखी है। वो शहर के इन आदमखोरों से सख्त नफरत करते हैं और उन्होंने आज के इस मॉडर्न तौर तरीके को पूरी तरह से त्याग दिया है। वो वहाँ किसी 500 साल पुराने मध्यकालीन राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जीती हैं। ट्रेन जब पहाड़ों के बीच रुकती है तो केली उन्हें एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गुफा के रास्ते ले जाती है। इस गुफा के अंदर सेना के पुराने हथियार और राशन का एक विशाल भंडार छुपा रहता है, लेकिन असली शौक तब लगता है जब वो उस गुफा के दूसरे छोर के बाहर कदम रखते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर ईडन को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़, साफ नदियाँ और लोग घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टाइम मशीन में बैठकर के 100 साल पीछे आ गए हों। अभी वो इस बदली हुई दुनिया को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक दूर से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती है। भारी लोहे के बख्तरबंद कपड़े पहने और हाथों में लंबी तलवारें लिए कुछ सैनिक उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये कोई आम लोग नहीं बल्कि डॉक्टर केन के शाही फौजी होते हैं। ईडन के साथी तुरंत अपनी बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन ईडन उन्हें शांत करने का इशारा करती है। वो जानती थी कि अगर डॉक्टर केन तक पहुंचना है तो मुकाबला करके नहीं बल्कि उनके सामने सरेंडर करके ही जाया जा सकता है। सैनिक उन चारों को बंदी बनाते हैं और पहाड़ों के बीच बने एक बहुत ही विशाल पत्थरों के आलीशान किले की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर ईडन डॉक्टर केन को बताती है कि लंदन में एक रिपर वायरस फैल गया है जिसका तोड़ आपके पास है, लेकिन यहाँ पर केन पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह एक संकी तानाशाह होता है और वह अब से इस दुनिया से बाहर वालों की कोई मदद करना नहीं चाहता है। और असल में देखा जाए तो डॉक्टर केन के पास कोई इलाज मौजूद ही नहीं था। ये यहाँ पर जो भी लोग बचे हुए थे वो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से सरवाइव कर पाए थे। यहाँ पर डॉक्टर केन ईडन को बंदी बना करके उसे सजा देने लगता है, लेकिन तभी ईडन अपनी सर्वाइवल स्किल्स के बदौलत वहाँ से उन सैनिकों का डटकर मुकाबला करने लगती है। उसी टाइम पर ईडन के कुछ साथी किले में से कुछ एक्सप्लोसिव को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ईडन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब ईडन और वो सब साथी मिलकर के किले से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक रेसिंग कार अंडरग्राउंड बंकर में छिपी मिलती है। यहाँ से वे उस कार में भागने ही वाले होते हैं कि पीछे से कुछ डॉक्टर केन के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में उनका एक साथी मारा जाता है और यहाँ से डॉक्टर ईडन भाग करके बाहर की ओर निकलती है। यहाँ से ईडन कार चलाते हुए अपने चीफ नेल्सन से बातें करती है और उन्हें यह बताती है कि जो भी लोग यहाँ जिंदा बचे हैं उनके खून में इस वायरस से लड़ने की नेचुरल इम्यूनिटी है। हम डॉक्टर केन की बेटी केली को अपने साथ ला रहे हैं। इसके खून का इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाया जा सकता है। केली ही हमारा इकलौता इलाज है। प्लीज़ दीवार का गेट खोल लिए। नेल्सन यह सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन ईडन की गाड़ी जैसे ही स्कॉटलैंड के मुख्य हाईवे पर पहुंचती है, उसका सामना वहां पर सोल और उसके सैकड़ों गुंडों से होता है। यहाँ पर ईडन और सोल के बीच में भयानक मुकाबला होता है, लेकिन ईडन बिना रुके गाड़ी को भगाती हुई आखिरकार उस
30 फीट ऊंची मौत की दीवार के मुख्य गेट पर पहुंचती है। वहां पहले से ही प्रधानमंत्री का एक हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ पर उसका बॉस नेल्सन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का वो बेहद शातिर और कमीना सेक्रेटरी कनारिस खड़ा था। कनारिस मुस्कुराते हुए ईडन के पास आता है और उसके कान में एक ऐसा खौफनाक सच बताता है जिसे सुनकर ईडन के बदन का खून जम जाता है। कनारिस कहता है कि यह रीपर वायरस लंदन की सड़कों पर कुछ दिन और फैलना चाहिए ताकि गरीब और लाचार लोग पूरी तरह से मर जाए और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाए। वैसे भी प्रधानमंत्री इस वायरस से मारे जा चुके हैं और अब मैं ही देश का नया प्रधानमंत्री हूँ। और यह सब ईडन अपने उस सीक्रेट आंखों वाले कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लेती है। यहाँ से वह कनारिस डॉक्टर केन की बेटी केली को लेकर के वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के चला जाता है और अब लंदन में डॉक्टर केन की बेटी केली के डीएनए से उस वायरस का तोड़ ढूंढ लिया जाता है और सभी लोगों को बचा लिया जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस दीवार के पार से ईडन का चीफ नेल्सन आता है और यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग अपने चीफ नेल्सन को दे देती है, जिससे नेल्सन उस रिकॉर्डिंग को लंदन में चला देता है। यहाँ से वह कनारिस पकड़ा जाता है और उसका सच सब लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद नेल्सन डॉक्टर ईडन को कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो, लेकिन ईडन यहाँ पर अपने चीफ नेल्सन के साथ चलने से मना कर देती है और वो यहाँ पर इसी दुनिया में रहने का फैसला करती है। और आखिरी में हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि ईडन उस आदमखोर सोल का सिर अपने हाथों में लेकर के उस पुरानी दुनिया में फिर से लौटती है। यहाँ पर वे सभी लोग ईडन को अपनी रानी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूल था कि जो भी सबसे बड़े लीडर को हराएगा वही यहाँ पर राज करेगा। और इस तरह से यह मूवी यहीं पर एंडिंग हो जाती है।